अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास कोरी। आप देख रहे हैं मेहमान ख़ास। हमारे साथ आज हमारे मेहमान ख़ास हैं सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर साहब। बिलाल साहब, आपको मेहमान ख़ास में खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल साहब, बड़े सवालात हैं जो आपसे करने हैं। बड़ी बसें जो हैं वो आप तकसीम भी कर रहे हैं, नए नए मनसूबे लेके आ रहे हैं, मेट्रो के मनसूबे, इलेक्ट्रिक बसों के मनसूबे। लेकिन सबसे पहला सवाल, बड़ी बार आपसे पूछा गया होगा कि ये वजारत जो है ये आपको कैसे मिली, आपका इंटरेस्ट था इसमें या फिर ये सीएम मरियम नवाज जो थी उन्होंने आपको चूज़ किया? बड़ी आपने अच्छा सवाल पूछा है। ये बड़ी दफ़ा पूछा भी जा चुका हुआ है। असल में ना मैं ये समझता हूँ कि मैं तो एक अदना सा पार्टी वर्कर हूँ। और जब हम लोग पिछले 5 साल अपोजिशन में रहे, 3.5-4 साल अपोजिशन में रहे, तो उससे हमें मौका मिल गया, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि सीएम साहिबा के साथ काम करने का मौका मिल गया जब वो पार्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र थी। तो उन्होंने मेहरबानी की, मुझे ज़िला नारोवाल का यूथ कोऑर्डिनेटर लगाया। हमने बड़ा उसके अंदर काम किया, एफर्ट की। और मुझे लगता है कि उधर शायद कोई जो मेहनत चल रही थी वो कोई सीएम पंजाब को समझ आई कि शायद ये मेहनत कर सकता है। और उनकी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात की बात, सिर्फ उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे चूज़ किया। क्योंकि देखिए, बहुत एक ह्यूज चॉइस है उनके पास, 200 प्लस एमपीएस मौजूद हैं, तो उसके अंदर से पिक एंड चूज़ करना तो और कई मेरे लिए पुराने बड़े, लोग भी हैं जी जो बिल्कुल हैं, तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि उन्होंने मुझे पिक एंड चूज़ में मुझे पिक किया। और फिर जब इस तरह आपका इंतखाब होता है तो फिर आपका हौसला भी बुलंद होता है और आपका दिल भी करता है कि जिसने आप पर इत्मीनाद करके आपको ये ओहदा दिया है तो आप फिर पूरी मेहनत करें और पूरी दौड़ लगाएं ताकि जो जिम्मेदारी आपकी लगी पूरे तरीके से अंजाम हो सके। आपकी दिलचस्पी थी ट्रांसपोर्ट के महकमे में। मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि जब आपको ये वजारत मिली तो लोगों ने मुबारकबादें भी दी और साथ थोड़ा थोड़ा इज़हार अफसोस भी किया। वो क्या मामला था? वो असल में हुआ ये कि जब मुझे ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, हकीकत जो बात है। ना मेरी एजुकेशन का इससे कोई ताल्लुक था, ना कोई और चीज़ थी। तो जब देख लें, आप ट्रांसपोर्ट, बड़ी बात कह रहे हैं कि अब पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं नहीं, पता। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं, अच्छा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरा किसी फैमिली में भी कोई बंदा ऐसा नहीं जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता हो। लेकिन ये था कि देखिए, हर चीज़ एक चैलेंज होती है। और जो चीज़ें आप जब आते हैं, महकमा देखते हैं, शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। तो हुआ बिल्कुल ऐसी, जो आपका सवाल का दूसरा पार्ट है कि जब वो महकमा ट्रांसपोर्ट में, तो आज से पहले ट्रांसपोर्ट महकमे में काम कोई नहीं होता था। तो ट्रांसपोर्ट की वजारत समझा था कि ये सिर्फ एक बंदे को दे दी गई है कि चलो oblige करके एक महकमा दे दिया गया, चलो वजारत अपनी इंजॉय करे जाके। लेकिन सीएम पंजाब का शुरू से विजन ये था कि हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हमने रीऑर्गेनाइज करना है और हमने इसके अंदर बहुत काम करना है। तो जब मुझे महकमा दिया गया था तब उनकी तरफ से जो डायरेक्शन थी कि इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, तो मेहनत की बहुत ज़रूरत है, तो एज अ चैलेंज लेके इसको तुमने एक्सेप्ट करना है। तो मैंने एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया। लेकिन लोगों ने पुरानी वजारतें ट्रांसपोर्ट को देख तो ये समझा कि शायद इस तरफ अभी वही होगा कि कोई नया प्रोजेक्ट या काम शाम नहीं शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट के पास है। ये एक ट्रांजिशनल हम फेज़ में है, जहाँ पे हम समझते हैं कि 5 साल के बाद इंशाल्लाह आप एक नया पंजाब देखेंगे और नया एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर देखेंगे। एक आपकी कैबिनेट के आपके एक दोस्त हैं, मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था, ऑन एयर हो गया तो इसलिए कोई बात छुपाने वाली भी नहीं है। ज़िशान रफ़ीक साहब, जी। उन्होंने कहा जी, जब मुझे फ़ोन आया वजारत का कि आप वज़ीर बना रहे हैं, तो कहते मैं बिल्कुल हैरान हो गया और बल्कि मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। मैं सो गया और जब मैं सुबह उठा, जब मैंने जब हलफ उठाया चाह के, तो फिर मेरे घर वालों को पता चला कि ये वज़ीर बन गया। आपको जब पता चला कि आपको ट्रांसपोर्ट का जो है वजारत मिल रही है, आपके क्या तासुरात थे? देखिए, ये आपको उम्मीद थी कि कोई ना कोई वजारत आपको मिलेगी या आपके लिए भी एक सरप्राइज था? बिल्कुल पता नहीं था। मुझे कॉल आई, सीएम पंजाब की कॉल आई, और मुझसे कॉल मिस भी हो गई, बल्कि अच्छा। 3 कॉलें मिस हुई। मेरे भांजे की शादी थी, मैं शादी पे गया हुआ था। फ़ोन हमेशा मेरे पास होता है, लेकिन उस दिन वो मैं फ़ोन गाड़ी में रख के चला गया। सो मैं वापस आया तो 3 मिस्ड कॉलें थी, तो मैं उनको कॉल बैक किया, तो उनका तुम सुबह मियाँ साहब से मिलना है तो जाती उम्रा आ जाओ। तो जब जाती उम्रा गए तो मियाँ साहब ने, बड़े आप पता है शफीक आदमी है, उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से बात की, पूछा कि क्या आपका इंटरेस्ट है, आप क्या चाहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा अपना, आपका अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट किसी वजारत में है तो हमें बताएं। तो वहाँ पर जरूर मैंने उनको कहा कि जी जो आप लोगों को मुनासिब लगे तो मैं वो ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन होता फिर भी यही है कि जब तक आखिरी मिनट तक की आपको कॉल नहीं ना आती
तो वो होती एक बेयकीनी का ही समय, क्योंकि हर तरफ से ना कोई प्रेशर आ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अहल भी हैं इन वजारतों के, बड़ी तो वो भी एक ट्राई कर रहे अहम होते हैं। चीज होती है जिसपे बड़े लोग कोशिशें भी कर रहे होते हैं, ख्वाहिशमंद भी होते हैं, लॉबीज भी काम कर रही होती हैं। तो वो बिल्कुल जिशान साहब ने सही फरमाया कि जो सुबह जब 8:30-9 बजे कॉल आई कि शाम को 4 बजे आपने हल्फ लेना है ना, तब यकीन हुआ कि अब कोई काम आपको भी तभी यकीन हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्योंकि देखिए ना, मेरा सेकंड इलेक्शन था, मेरे से बहुत सीनियर लोग पार्टी में मौजूद हैं। सो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उन सारों में से सीएम पंजाब मुझे चूज करेंगी ट्रांसपोर्ट के महकमे के लिए। तो वो जब सुबह 8:30-9 बजे कॉल आई कि जी शाम को अब 4 बजे आपने हल्फ के लिए आना है, तो तब कोई थोड़ा सा यकीन हुआ कि वाकई ये होने जा रहा है। ये जो आपको उन्होंने चूज किया, ये उस वजह से था कि आपने 3 से 4 साल जो अपोजिशन में उनके साथ काम किया, या फिर आपके ऊपर भी कोई सिफारिश थी, कोई बड़ी शख्सियत पार्टी की आपके साथ थी? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सीएम पंजाब के साथ तो सिफारिश किसी की भी नहीं चलती है, क्योंकि वो मेरा तो ये ख्याल है कि मेरिटोरियसली चीज़ों को डिसाइड करती हैं। मेरा चूंकि उनके साथ इंटरेक्शन था पिछले 2-3 साल से, और हम उनके साथ मिलकर काम भी कर रहे थे, तो मुझे तो ये लगा कि शायद हमारे काम शाम की वजह से ही उन्होंने सेलेक्ट किया। और सिफारिश है सच मेरी पार्टी में कोई भी नहीं है। हम लोग पार्टी के साथ रहे हैं, काफ़ी अरसे से हम पार्टी के साथ हैं, और हम एज अ पार्टी वर्कर ही पार्टी के साथ हमेशा हमने काम किया है। तो अगर ये वजारत ना भी देते तो अब हम तो तब भी पार्टी के साथ ही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो वज़ीर बना के मेरी लीडर ने ख़रीद लिया हुआ है, तो हमारा जीना मरना अब उनके साथ ही है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि सिफारिश सीएम पंजाब साथ नहीं चल सकती। बिलाल साहब, कैसा लगता है प्रोटोकॉल जब आप वज़ीर बनते हैं, फिर आप बैठ रहे हैं तो कोई चेयर भी पीछे से सीधी कर, आप आगे फाइलें रखी जा रही हैं, घर में भी सिक्योरिटी और एक पीएस है, बाकी मामलात भी हैं, जो लोग आपको कभी नहीं भी पसंद करते थे या नहीं भी मिलना चाहते थे, वो भी आपको फ़ोन कर रहे हैं कि जी किधर हैं बिलाल साहब, को टाइम दें, वो जो आपकी टांगें खींच रहे थे। ये एक्सपीरियंस यकीनन आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है। तो आपने इस फेज़ को जो है वो किस तरह लिया, क्या देखा, लोगों के तासुरात कैसे तब्दील होते देखे? अच्छा, ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है। ये जो आपने प्रोटोकॉल की बात की, प्रोटोकॉल तो अभी भी मैं आया हूँ तो अकेला अपनी गाड़ी में आया हूँ, तो मेरे साथ तो प्रोटोकॉल होता है। वो तो किफायत शारी की वजह से या वैसे? मेरे साथ ऐसे भी नहीं होता। अच्छा। मैं तो इस बात में बिलीव करता हूँ कि मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि आई एम नोबडी। मतलब मुझे कोई ऐसा एक्स्ट्रा ओवर सिक्योरिटी की ज़रूरत कोई नहीं है। हम सियासी लोग हैं, हमने 5 साल के बाद लोगों के बीच में जाना होता है, 5 साल भी लोगों के बीच में ही रहना होता है। तो पिछला जब हमारा भी 2024 का इलेक्शन गया है, तो हम जलसे कर रहे थे, जुलूस कर रहे थे, लोगों के दरमियान थे। अगर तब जान को खतरा नहीं था तो आज भी जान को खतरा बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप अगर अपनी समझें कि ईगो के लिए आप समझें कि मैंने 4 गाड़ियाँ साथ ज़रूर लगानी है, तो वो एक अलग बात है, ऐसे कोई मसला नहीं है। हाँ यस, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, अगर किसी को थ्रेट लेवल हाई है, थ्रेट परसेप्शन हाई है, तो उनके साथ सिक्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए। वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपने बात की लोगों के रवैये चेंज होने की, देखिए बड़ी नेचुरल सा फिनोमेना है कि लोग अपना रवैया चेंज करते हैं, और उसमें कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि दुनियादारी है, दुनिया इस तरह ही चल रही होती है, एक दुनिया का निज़ाम है, लोग उसके हिसाब से चलते रहते हैं। इंसान को खुद हम्बल होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए, पैर ज़मीन पर होने चाहिए। अगर आपको अल्लाह ताला ने मेहरबानी करके वज़ीर बना दिया, इसका मतलब नहीं है कि आपने कोई आसमान से तारे तोड़े हुए हैं, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से बने। तो इसलिए उसके अंदर कोई बहुत बंदे को अपने अंदर अना नहीं लानी चाहिए। बाकी लोग क्या करते हैं, लोग कैसे चलते हैं, वो मैटर ही नहीं करता। क्योंकि देखिए, हम लोग अपने हलकों में जाते हैं, कुछ लोग हमारे साथ होते हैं, कुछ लोग हमारे मुखालिफ होते हैं। एक सियासी आदमी के लिए कोई उसका दुश्मन नहीं होता। हमारा अगर किसी बंदे ने वोट नहीं भी डाला हुआ तो हमारा मुखालिफ जरूर हो सकता है, सियासी दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन प्रोटोकॉल कई लोगों का दिमाग खराब करता है। प्रोटोकॉल कई लोगों का दिमाग खराब करता है। प्रोटोकॉल जो है, देखिए मैं समझता हूँ, अच्छा अब हम हल्के में जाते हैं तो हमारे अपने चाहने वाले हैं, हमारे चेयरमैन हजरात हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे यूथ काउंसलर्स हैं, हमारे और लोग हैं। जब वहाँ हल्के में जा रहे होते हैं, वो 4-5 गाड़ी हमारे साथ होती हैं। अच्छा, लाहौर के अंदर भी अगर अभी मैं दफ्तर गया हुआ था तो मेरे वहाँ ऑफिस में लोग बैठे हुए थे, जब मैं निकला हूँ तो 2-3 गाड़ियाँ मेरे साथ आई हैं। तो हमारे साथ तो हर टाइम लोग होते हैं। ये सिर्फ गाड़ियों की नहीं, एक जो ओवरऑल एक इंसान जब इतनी रिस्पेक्ट देखता है और लोगों के रवैये देखता है और वो दरख्वास्तें वसूल करता है, तो एक जो सियासी आदमी है वो तो इस चीज़ को लेकर चलेगा, वो तो समझेगा। लेकिन वो लोग जो शायद नाबल्द हैं, जो सियासत से और
कई लोगों में हमने ये देखा है, मैं बताऊं आपके, एक नाम नहीं लेता, उसका नहीं नाम लेता, एक सेक्रेटरी ने एक टिकटॉक मैंने देखा जिसमें उनका जाती अकाउंट था और उन्होंने वो सारी प्रोटोकॉल की तस्वीर लगा के एक गाना ऑडियो लगाई थी, जिदे मर्जी कन्न फड़ा दी ऐसी आप मिनिस्टर। तो अब देखें कि ये भी हम देख रहे हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा चाइल्डिश सा बिहेवियर होता है, और ये यकीन करें वो मुझे नहीं लगता कि वो सेक्रेटरी साहब ने खुद किया होगा, उनकी भी आगे कोई ना कोई एक टीम होगी जिसका ख्याल हो, इनका मेंटल लेवल ये होगा कि हम ऐसी सेक्रेटरियां तैसी कहानी फैलाने ने, लेकिन इस तरह होता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, जरूरत नहीं होती इन चीज़ों की। इससे ना किसी की इज्जत बनी है कभी, ना किसी बंदे ने। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आज के दौर में क्या कोई किसी को डरा सकता है? क्या कोई किसी को धमका सकता है? कितना को आप किसी को तंग कर लेंगे? तो मतलब ये ऐसे ही ना लोगों ने बातें बनाई हुई हैं कि जी हम पता नहीं तोप बन गए हैं, हमने पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, रूल ऑफ लॉ के आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो मैं तो बिलीव नहीं करता कि कोई बंदा अगर प्रोटोकॉल में है तो वो कोई बहुत बड़ी तो कान फड़ा सकता है। नहीं फड़ा सकता। नहीं फड़ा। अच्छा, फड़ाएगा तो सीएम पंजाब कान फड़ा देगी। अच्छा, ठीक है। हम देखते हैं कि एज अ जर्नलिस्ट भी कई लोग मुझे भी कॉल करते हैं कि यार ये काम में मेहरबानी कर दियो, मेरी नौकरी उन्होंने कह दियो। जब लोग देखते हैं तो आपसे उम्मीदें भी वाबस्ता करते हैं, कई लोग बड़ी अजीब अजीब फरमाइशें भी करते हैं। आप जब वजीर बने, यकीनन आप हल्के के भी बंदे हैं, अवामी बंदे हैं, अवाम जो है आपसे राब्ते में है, तो लोगों ने किया आपके साथ राब्ता? कई सादे लोग भी तो होते हैं ना कि मेरे बच्चे को इंज करा दियो। बिल्कुल ऐसे होता है जी, ये तो अभी की बात नहीं, ये तो आप जब भी अपने डेरे पे जाके बैठे तो इस तरह की सिफारिशें आपको आती रहती हैं। अब थोड़ी ज्यादा आनी शुरू हो गई हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो एक ना हर हल्के की ना एक बात बनी हुई है कि जी वो फलाने एमपी के पास गए तो उसने सिगरेट की डब्बी में फाड़ के लिख के दिया तो मेरे बच्चे की नौकरी लग गई। ये आप किसी भी हल्के में, नारोवाल में आएंगे तो वहाँ भी आपको बात मिलेगी, मंडी चले जाए वहाँ भी आपको किसी एमपी साहब की ये स्टोरी मिलेगी, आप अटक जाएंगे तो वहाँ भी आप किसी एमपी साहब की ये स्टोरी है। आज के दिन में अनलेस एंड अनटिल आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करके, आप रिटन टेस्ट पास करके, फिजिकल टेस्ट पास ना करें तो आपकी नौकरी नहीं लग सकती। बिल्कुल कुछ सादा लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि जी अभी भी शायद ऐसे ही है कि सिफारिश होगी तो नौकरी लग जाएगी। उनको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि ऐसे मुमकिन नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि सिफारिश जो है वो लोग उसको बहुत बुरा समझते हैं, बहुत बुरा बनाया जाता है उसको। लेकिन सिफारिश जो है ना वो आउट ऑफ टर्न आपको कुछ चीज़ दिला नहीं सकती है। ये ज़रूर कर सकती है, अगर मैंने किसी को फ़ोन किया है तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि यार बंदा आपसे मिलने आ रहा है, इससे मिलने। और जायज़ काम की सिफारिश मेरे ख्याल कर देनी चाहिए, करनी भी चाहिए। अगर तो सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट होता कि हर चीज़ बिल्कुल रूटीन का भी चल रही होती तो फिर तो हमें सिफारिश करने की जरूरत भी ना पड़ती। तो अगर आप सिफारिश कर भी देते हैं तो कोई बात उसमें हर्ज नहीं है। अगर जायज़ काम होगा तो जो आगे ऑफिसर बैठे वो कर देगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। लेकिन वो जो जहां तक आपने नौकरी वाला पूछा ना, वो मेरा ख्याल है कि वो सिफारिश वाला जमाना गुजर गया। यानी जेड़े लोग की वेख रहे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ खुला पैगाम उनको, खुला पैगाम है। वो मैरिट पे ही होना है। सिगरेट दी डब्बी ते जिਵੇਂ लिख के दे दे कि बिलाल अकबर ने नीचे साइन कर दिए कि जनाब बच्चे ਨੂੰ अकोमोडेट कर दियो। जमाना गुजर गया, जमाना गुजर गया। ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ऑनलाइन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट की जब आपने वजारत ली, क्या चैलेंजेस जो थे वो दरपेश थे? क्या देखा आपने आके कि मेट्रो तो खैर चल रही थी पंजाब में, लेकिन फिर भी क्या बेहतरी की गुंजाइश थी और आपने फिर उसके सद्देबाब के लिए क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि जब ट्रांसपोर्ट की वजारत संभाली आए तो देखा कि हमारे 2-3 मेट्रो सिस्टम चल रहे हैं, ऑरेंज लाइन चल रही है, फीडर रूट सिस्टम चल रहे हैं। ये तो हो गया हमारा जो ग्लैमरस पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद जो नॉन ग्लैमरस पार्ट है वो हमारे जो डी क्लास अड्डे, सी क्लास अड्डे, बी क्लास अड्डे, उनकी हालते जार, वहाँ पर हमारे रूट परमिट्स के लिए जो लोग लाइनों में लगे रहते थे, जो हमारी फिटनेस के मसाइल थे, जो फिटनेस लोग गाड़ी की सर्टिफिकेट लेने जाते थे वो लाइनों में लगे रहते थे। तो ये सारे वो मसाइल थे जो कि हमने डे 1 से टेक ऑन किया और हमने डिसाइड किया था कि हमने इसमें बेहतरी लेकर आनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोगों ने टेक ओवर किया, सीएम पंजाब ने अपना हल्फ उठाया, तो उस टाइम पे हमारी 1,30,000 गाड़ियाँ सालाना अपना जो हैवी व्हीकल्स हैं अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेती थी। आज के दिन में वो 4 लाख पे फिगर जा चुकी हुई है। हम लोगों ने 3 नए विक स्टेशन बनाए हैं और उसके अलावा हम 3 नए बनाने जा रहे हैं जहाँ जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट हमें आ रही है, ताकि हम लोगों के लिए ईजी कर दें, सिस्टम को एक्सेसिबल कर दें। उसके बाद हमने ये नोटिस किया कि लाहौर में और हमारे ख़ास तौर पर यहाँ पर लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो बादामी बाग का बहुत बुरा हाल है।
हमारे सिटी टर्मिनल्स जो है वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो चुकी हुई है। एक तरीका तो ये है कि जहाँ पर बादामी बाग बना हुआ है वहीं पे हम दोबारा से पैसे लगाने शुरू कर दें, और वो जो एक सुपरफिशियल सा फेस लिफ्ट होता है वो करके हम कहें कि देखिए जी हमने कितना खूबसूरत बना दिया। एक होलिस्टिक सोल्यूशन होता है। ठीक है। अभी हम रूडा के साथ मिलकर प्लान कर रहे हैं, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह सीएम पंजाब खुद अनाउंस करेंगी, जहाँ पर हम बस स्टॉप्स को बड़ा करना चाह रहे हैं, शहर से थोड़ा बाहर निकालना चाह रहे हैं। शहर के अंदर लाने के लिए जो लोग वहाँ पर उतरेंगे उसके लिए मास ट्रांजिट के सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। ट्रक स्टॉप्स जो पूरे पंजाब में कहीं नहीं है, ट्रक स्टॉप्स बनाना चाह रहे हैं, ताकि जो शहरों के अंदर सर्कुलर रोड पर अराउंड उसके अराउंड जो लोग फंसे रहते हैं ट्रैफिक के अंदर, और ट्रक्स भी फंसे रहते हैं और हैवी फाइनिंग होती है उनकी रूल्स ब्रेक करने के ऊपर, उनको उससे आसानी दिलाएं। हर डिवीजन हेडक्वार्टर में हम ट्रक स्टॉप्स की स्कीम लेकर आ रहे हैं। एक चीज़ जो हमारे पास थी जिसकी शिकायत हमेशा, देखिए अगर तो ट्रांसपोर्टेशन में कभी किसी ने काम किया तो पीएमएलएन नहीं किया है, तो वही उसी चीज़ को आगे देखते हुए हमने एक फैसला किया सीएम पंजाब की क़यादत में कि ये बसें जो कि शहरों में चल रही हैं ये खाली शहर वालों का हक नहीं है, इस पे पूरे पंजाब के लोगों का हक है। एक बड़ा डेयरिंग फैसला किया उन्होंने कि 1100 बसेस को पंजाब के हर ज़िले में फेज़ 1 में दे दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 430 बसेस सक्सेसफुली मुख्तलिफ ज़िलों में 20 ज़िलों में चला चुके हुए हैं। हमारी 500 प्लस बसेस जो हैं ऑलरेडी ऑन देयर वे हैं, जो कि मई मिड तक आ जाएंगी, और जून 15 तक इंशाल्लाह हमारी 1100 बसेस इन प्लेस होंगी। हर डिस्ट्रिक्ट में बस चल रही होगी। ये इलेक्ट्रिक बसें? इलेक्ट्रिक बसेस सारी। और यहाँ पर सिलसिला ख़त्म नहीं होता। सीएम पंजाब ने अगले साल के लिए हमें 3000 बसेस का टारगेट दिया है। अभी 3000 बसेस का अगर आप समझें तो वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर नारोवाल ज़िले में 15 बसेस चल रही हैं 1100 आने के बाद, तो फिर वो 45 हो जाएंगी 3000 बसेस आने के बाद। सो एक होलिस्टिक सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, जहां पर हम पंजाब के हर शहरी को एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, एक सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने के लिए जा रहे हैं। सो उसके अलावा हमारी मेट्रोज, फैसलाबाद मेट्रो का चल रही है हमारी, अभी उस पर काम शुरू हो चुका हुआ है। गुजरांवाला मेट्रो हमारी ऑलरेडी अंडरवे है, 3 महीने से वहाँ पर काम चल रहा है। मरी ग्लास ट्रेन इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग फाइनल होने जा रही है, 2-3 महीने में वहाँ पर काम शुरू कर देंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा एक कंप्लीट फोकस था सीएम पंजाब का ट्रांसपोर्ट के ऊपर, और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि 5 साल के बाद डिफरेंट एनवायरनमेंट आपको पंजाब के अंदर मिलेगी। जो हमारे अड्डे हैं, जो सी क्लास, डी क्लास, उनकी अपग्रेडेशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। वो अड्डे जो कि शहरों के बीच में आके फंस चुके हुए हैं, उनको शहरों से बाहर निकालने की स्कीमें भी लेकर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट। बिलाल भाई, ये आपने बात की कि आप बसों की तादाद बढ़ा रहे हैं। लाहौर में पहले जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उसके तहत बसें चलती थी। हमने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में और वर्किंग लाइफ में ये देखा कि खुद हम वो बसें इस्तेमाल करते थे। अब एक मसला जो पेश आ रहा है वो ये है कि लाहौर के कई इलाके जो हैं वो रूट में शामिल ही नहीं है। मैं आपको मिसाल दूं, ठोकर न्याज बेग से अगर किसी स्टूडेंट ने आना है तो उसको वहाँ से बस नहीं मिलेगी, और वो फिर या प्राइवेट रिक्शा करवाएगा या उबर करवाएगा, या फिर वो जिसको हम चिंची कहते हैं, जो बिल्कुल ही एक, मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए एक मुनासिब सवारी भी नहीं है, उसको वो लेनी पड़ती है। तो ये जो एक चीज़ है, एक फैक्टर है, इसको मद्देनज़र रख रहे हैं आप आइंदा प्लान में कि जो इलाके आप एक इलाके को मखसूस करके वहाँ पे बेशक ट्राम भी चला लें, उधर इलेक्ट्रिक बस भी चला लें, लेकिन जो दूसरे साइड एरियाज हैं, अब मैं अगर इसको रीफ्रेस करूं सवाल को, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर एक शख्स ने अपने ऑफिस पहुंचना है गुलबर्ग और वो रहता है आप करें कि किसी ऐसे इलाके में जो रूट पे नहीं है, उसको बस तक पहुंचने के लिए 200 से 300 या 400 रुपये किराया देना पड़ेगा। तो इसको देख रहे हैं आप? बिल्कुल हम देख रहे हैं जी। इसमें एक्चुअली एक तो हमारी रायबंद से ठोकर तो खैर चल रही है, लेकिन आपने तो जेनेरिक सवाल किया था इसलिए हम उस पर नहीं जाते। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लाहौर के अंदर हमें कम से कम 2500 बसेस की जरूरत है। हमारे पास 2500 बस हो तो हम एंड टू एंड पूरी ट्रांसपोर्ट कवर कर लेते हैं, लाहौर पूरे लाहौर कवर हो जाता है। क्योंकि देखिए 1.5 करोड़ की आबादी है, बेतहाशा रूट्स हैं जो कि अभी नहीं चल रहे, आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया। उस 2500 में से तकरीबन 700 बसेस तो हमारी इसी साल में लाहौर में आ रही हैं, और अगले 2-3 सालों में हम ये पूरा एक नेटवर्क बनाएंगे जिसके अंदर एंड टू एंड हम लाहौर को कवर करेंगे। देखिए कहीं पे भी पूरी दुनिया में जब हम मिसाल देते हैं, मिसाल तौर पे हर बंदा जब ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिसाल देता है तो लंदन की बात जरूर करता है। अगर आपको 400-500 कदम चल के जाके बस मिलती हो तो हर बंदा चलने को तैयार है, लेकिन अगर वो फासला 1 किलोमीटर पे चला जाएगा तो लोग गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से नहीं चलेंगे। सो हमारा बेसिक मॉडल वही है। वैसे भी हमारा गर्म मुल्क है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमारे पास वॉकेबल स्ट्रीट्स हों
मिसाल के तौर पर हमारे हर जगह साइड वॉक्स बनी हो, तो उसके बावजूद जितनी मर्जी गर्मी हो, अगर 20 रुपए में एक बंदा 30 किलोमीटर सफर कर रहा होगा तो वो 5-10 मिनट वॉक कर लेगा उसके अंदर। लेकिन होना ये जरूरी है कि सारी बसेस जो हैं वो लाहौर में जो ज़रूरत है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी की जाए, जो कि इंशाल्लाह हमने 3 साल में पूरी करनी है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हमारा शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन वाला सोल्यूशन नहीं है, हमारा सोल्यूशन लॉन्ग टर्म है। हम 2029 के को अपना बेंचमार्क बना के चल रहे हैं कि हमने हर साल में कितनी एडिशन करनी है जिसके अंदर हमारा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। दिस गोज़ फॉर लाहौर, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जो बड़े शहर हैं हमारे, उन सब के अंदर हमने जितनी रिक्वायरमेंट है उसको सारे को हमने पहले गेज कर लिया हुआ है और उसके मुताबिक हमने प्लान करके स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि देखिए एक साल में नहीं पॉसिबल कि मैं सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करूं कि मुझे 5000 बस दे दें, क्योंकि फिर बाकी डेवलपमेंट बजट उससे इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारा हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, कंस्ट्रक्शन के बाकी काम भी होने होते हैं और बहुत सारे महकमे हैं। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी बजटिंग इस तरह की हुई है कि हमने हर साल कितनी बसेस लानी है, कितने नए सॉल्यूशंस लेके आने, ताकि 2029 तक जो हमारा एक प्लान बना हुआ है हम उस तक पहुंच सकें। ये 2029 का जो प्लान है, इसमें फिर जो आप इतनी सारी बसें लेके आ रहे हैं जो आप मुख्तलिफ शहरों में बांटेंगे भी, फिर तो मेरा ख्याल है कई 100 अरब का बजट जो है वो इसके लिए रखना पड़ेगा। क्या अंदाज़ा, क्या फिजिबिलिटी है इसकी? देखिए जी, अगर तो हमारी आती हैं तकरीबन 5000 बसेस भी हो जाती हैं ओवरऑल पंजाब में, जो कि हमारा टारगेट 5000 से ज़्यादा का है, तो वो 500 अरब का उसका हमारा एस्टिमेशन है। लेकिन ये खाली ऐसे नहीं है कि हुकूमत ने 500 अरब खुद खर्च करने हैं। हमारे जिस तरह लाहौर में आपकी स्पीडो बस चल रही है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर चल रही है, तो अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपना 50% लोड जो है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से हम पब्लिक सेक्टर से इन्वेस्टमेंट करवा के उनकी बसेस ला के उनके साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स करके हम इस सिस्टम को बड़ा ईजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमेशा देखता है कि क्या गवर्नमेंट की विल मौजूद है। ये 1100 बसें खुद परचेज करके लाने का मकसद ये था कि हम अपनी विल शो करें कि गवर्नमेंट खुद इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार है। अगर कोई प्राइवेट पार्टी आना चाहती है तो मोर देन वेलकम, अगर नहीं भी आएगी तो हम खुद इन्वेस्ट करेंगे। एक बस की क्या आप कॉस्ट पड़ती है पूरा लाने तक, लाहौर पहुंचाने तक, और दूसरा इसकी उम्र 12 साल है? इनकी उम्र 12 साल है। इसकी कॉस्ट तकरीबन जो हमारी 12 मीटर की बस आ रही है वो $2,20,000 की है, और जो हमारी दूसरी बस आ रही है 9 मीटर की वो 167 समथिंग की है। लेकिन इसमें भी मैं आपको बताऊं कि हमने जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमने कॉन्ट्रैक्ट इस तरह डिज़ाइन किया कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में ईवी बसेस की प्रोडक्शन शुरू होने जा रही है। यही मेरा अगला सवाल था कि इतना $2,20,000 से मतलब 6 से 7 करोड़ रुपया मेरा तकरीबन, मतलब ये 6 करोड़ रुपये बनता है। 6 करोड़। लेकिन जब ये पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन इस साल से आने वाले साल में शुरू होगी तो हमें उम्मीद है कि 2,20,000 वाली जो बस है वो लोकली पाकिस्तान में 1,70,000 में बननी शुरू हो जाएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने इसको प्लान इस तरह किया था कि खाली ये ऐसे नहीं है कि ग्रीन बसें हमने डिस्ट्रिक्ट्स में चला के हमने लोगों को दिखावे के लिए चलाई है। हमने इसका, मैंने आपको बताया ना कि सीएम पंजाब की प्लानिंग है पूरी होलिस्टिक, और हम पूरे पंजाब को अच्छे तरीके से कवर कर सकें। तो ये प्राइस नीचे, जो ये बसें होंगी इलेक्ट्रिक बसों की बात कर रहे हैं, ओनली इलेक्ट्रिक। पंजाब का फैसला है कि अब सिर्फ यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक चलनी है वो इलेक्ट्रिक चलनी है, कोई डीजल हाइब्रिड नहीं, कोई डीजल बस नहीं चलेगी, क्योंकि देखें दुनिया आगे जा चुकी है, हमें 1990 में जाने की जरूरत नहीं है, हमें भी दुनिया के साथ चलना है। तो हमने अब आगे जो भी बस लानी है हमने इलेक्ट्रिक लेके आनी है। एक ट्रैम का भी मंसूबा था, वो कहाँ तक पहुंचा है? कोई ऑर्डर दिया आपने, मंगवा रहे हैं ट्रैम का जो हमारा प्लान था उसकी हमारी बिड ओपनिंग हो चुकी हुई है, उसकी टेंडरिंग में हम जाने वाले हैं चंद दिनों के अंदर। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है विद इन 2-3 मंथ्स ट्रैम जो है वो आ जाएगी और लाहौर की सड़कों पर आपको नजर आएगी। मेरा ख्याल है मिड जून तक वो ट्रैम जो है वो लाहौर पहुँच भी जाएगी और ऑपरेशनल भी हो जाएगी। और वो तकरीबन हमने एक नया रूट उसका सजेस्ट किया है, CBD लाहौर से लेके मेन बुलेवार्ड, जेल रोड, माल रोड से लेके इस्तांबुल चौक तक। तो वहाँ पर हमारी इस्तांबुल चौक कहाँ पे है? इस्तांबुल चौक आपका आता है बिल्कुल GPO के पास, GPO सॉरी कह रहा हूँ, ये टाउन हॉल के पास आपका, टाउन हॉल के पास, जहाँ पे आपकी GC और NCA के दरमियान में आप समझ लें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी तरह के मंसूबे हम दीगर इलाकों और शहरों में भी देखेंगे, क्योंकि CBD, मैं इसलिए ये सवाल मैंने पूछा कि जो CBD है या जो जेल रोड है, ये माल रोड है, ये तो ऑलरेडी पोश इलाके हैं, यहाँ पे तो लोगों के पास गाड़ियां भी हैं,
कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी हैं, बिजनेस भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ, अगर शादरे की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बंद रोड की बात कर रहा हूँ, मैं सांदे की बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि वो नाम जो हम शायद सुनना भी हमें वो अच्छा नहीं लगता कि की गल हो रही है, उधर भी कुछ इस तरह की चीजें कुछ। देखिए वहां पर हमें वहां पर ऑब्वियसली अगर रोड स्ट्रक्चर इस तरह का मौजूद होगा कि ट्रैम चल सकती है, ट्रैम जरूर जाएगी, लेकिन बसेस तो वहां पे जानी है, बसेस का निज़ाम तो होना ही ठीक है। बेसिकली ये ट्रैम जो है ये बहुत एक ह्यूज गाड़ी है, इसके लिए रोड स्ट्रक्चर, यू टर्न्स, चीज़ें आपको बड़ी डिफरेंट किस्म की रोड स्ट्रक्चर चाहिए, जो कि शायद बड़े शहरों में तो मौजूद हो लेकिन छोटे शहरों में ये नहीं चल सकती। दूसरा, जहां आपने कहा ना जी पॉश एरिया, अगर आप वैसे कभी गुलबर्ग जाएं या लिबर्टी या बाकी मेन मार्केट या मिनी मार्केट और इवन आप जेल रोड वगैरह पे जहां पर आप देखते हैं कमर्शियल सेंटर्स देखते हैं माल रोड पे, आप कभी वहां पर देखें मोटरसाइकिल्स की तादाद कितनी है, क्योंकि वो जो सेठ आते हैं वो तो एक एक गाड़ी पे आके अंदर बैठ जाते हैं, तो जो उनके वर्कर्स हैं वो हज़ारों की तादाद में वहाँ पर आ रहे होते हैं। सो ये बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लाने का मकसद ये होता है कि लोगों को सहूलत इस तरह की मिले कि वो फाइनली अपनी सवारी से जान छुड़ा लें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए सेफली ट्रेवल कर सकें। सो ये हमारे ये वाला जो रूट हमने चूज़ किया, ये आपका इकोनॉमिक हब भी एक बनता है, क्योंकि लिबर्टी भी इसमें आती है, मेन मार्केट भी बीच में आती है, मिनी मार्केट को भी टच करता है, फिर माल रोड आप देखें जो वर्कर्स काम करने आ रहे हैं, जो स्टाफ आ रहा है, लोग आ रहे हैं, उनको सहूलत मिलेगी, इसको बड़ी आसानी होगी लोगों को इसके ऊपर। और प्लस ऑब्वियसली जब ये निकलेगी तो इसके साथ फीडर हमारे अटैच्ड होंगे, तो मतलब ये रास्ते में डेफिनेटली जहां पर ये रुकेगी तो ये नहीं है कि वहां बंदा अबैंडन हो जाएगा, वहां पे कोई ना कोई बस का निजाम चल रहा होगा जो कि लाहौर के दूसरे शहरों में लोगों को लेके जाता होगा। आपने अभी हमने हुकूमत का एक फैसला देखा कि जब आलिया इलाकाई कशीदगी हुई, पेट्रोल की जो हमारी दरामद है, जो हमारी शिप्स हैं वो रुकी, तो पंजाब में जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्री कर दी गई। कितना एक्सपेंस हुकूमत को झेलना पड़ा है इस फैसले के बाद? अभी 1 माह के लिए फ्री है, 1 माह के लिए। तो क्या खर्चा क्या हो गया हुकूमत का? जो 1 महीने के लिए सारे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें ग्रीन बसेस, हमारी मेट्रोज, ऑरेंज लाइन सब हमने फ्री की, फीडर रूट्स जो थे वो फ्री किए, तो उसका तकरीबन 80 करोड़ का महीने का बिल हमें है जो कि हमने पे करना है, रफली हमारी एस्टिमेशन है। तो वो 80 करोड़ है, बल्कि मुझे पहले भी किसी ने एक बार पूछा कि उसने कहा जी आप इतने पैसे क्यों इस पे लगा रहे हैं? नहीं, मैं अभी वो क्यों नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ 80 करोड़ है, 80 करोड़ है, 80 करोड़ जी। तो अब दूसरा सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि क्यों इतने पैसे लगा रहे हैं? तो पैसे इसलिए लगा रहे हैं, देखिए मैं एक आपको बात बताऊं, एक बहुत हमारे पे ना क्रिटिसिज्म होती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, सबसे पहले चाहे वो हुकूमत के अपने इदारे हों या कोई प्राइवेट सेक्टर हो या वैसे किसी आप महफिल में बैठे हो, तो कहते हैं जी आप सब्सिडी बहुत देते हैं। भाई ये सब्सिडी के बगैर चलनी चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के बगैर नहीं है। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है हर उस शख्स को जो कहता है कि जी सब्सिडी के बगैर चलाएं, कि पूरी दुनिया में जापान को छोड़ के कोई निज़ाम मुझे जरूर लगा के दिखाएं जहां पर आप बगैर सब्सिडी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हो। ये एक आप सर्विस है, जिस तरह के फ्री हेल्थ केयर आप अस्पतालों में दे रहे हैं, एजुकेशन आप फ्री दे रहे हैं, बेसिक ह्यूमन राइट में ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। जब आप कहते हैं कि लाहौर में जी इतनी मोटरसाइकिल आ गई, जी लाहौर में ट्रैफिक इतनी बढ़ गई, वो इसलिए बढ़ी कि लोगों के पास एक बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर वो निज़ाम मौजूद होगा तो मुझे कितने नफलों का सवाब है कि मैंने ज़रूरी अपनी मोटरसाइकिल खरीदनी है, उस पर पैसे खर्च करने, डेली पेट्रोल पैसे खर्च करने, फिर मेंटेनेंस पैसे खर्च करने। लेकिन एंड टू एंड सोल्यूशन होगा तो मैं डेफिनेटली शिफ्ट करूंगा अपने आप को। सो ये जो 80 करोड़ है, जिस टाइम ये हुकूमत के पैसे हैं, ये अवाम के पैसे हैं, ये अवाम के टैक्स के पैसे हैं जो कि अवाम ने जमा कराए हुए, हुकूमत के पास कोई आसमान से नहीं आए। तो अगर अवाम ही मुसीबत में है तो अगर उसके दिए 80 करोड़ उस पर लगा दी जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी रकम तो नहीं है। तेल का मसला तो अभी शायद आने वाले दिनों में भी बरकरार है, तो ये जो फ्री ट्रांसपोर्ट है इसको एक्सटेंड करने की भी तजवीज़ कोई है तेरे को? देखिए जब तक तेल की प्राइसेस, अभी तो खैर गैप बहुत कम हो गया हुआ है, डीजल का भी अगर आप देखें, पेट्रोल का मेरा ख्याल 47 रुपये का रह गया और डीजल का शायद 14 रुपये का रह गया हुआ। ये अगर प्राइसेस नीचे आ जाती हैं तो उसके बाद हम फ्री ट्रांसपोर्ट को डेफिनेटली ख़त्म करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये हमारे लिए चीज़ों को मेंटेन करना, चलाना फ्री की वजह से आप देखिए हम हाईएस्ट पॉसिबल राइडरशिप पे चले गए हुए हैं। पहले भी वैसे इतनी ज़्यादा कोई हम चार्ज नहीं कर रहे थे, 20-20 रुपये चार्ज कर रहे थे, लेकिन हमें इतना रश नहीं होता था। अभी तो किसी स्टॉप पे आप चले जाएं तो धक्कम पेल हो रही है। तो थोड़ा सा उसको, अपनी सर्विस को बेहतर रखने के लिए हम डेफिनेटली जो एक नॉमिनल सा हम चार्ज 20 रुपये का लेते हैं, हम दोबारा उसको वापस ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन जब तक हमारी चीज़ें सेटल नहीं होती इंटरनेशनल दुनिया में, इंटरनेशनली ये वॉर ख़त्म नहीं होती, तब तक मेरा ख्याल है हम फ्री ट्रांसपोर्ट चलाएंगे। आपने बिलाल भाई अभी बड़ी अच्छी बात की कि
80 करोड़ जो है वो आवाम का पैसा था, आवाम के पैसों में से ही दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद आपसे ज़रूर ये सवाल पूछूंगा कि अगर आवाम का पैसा है तो फिर हम बसों, बाइकों और हर जगह बस स्टॉप पे एक शख्सियत की जो वज़ीर आला पंजाब है उनकी तस्वीर क्यों देखते हैं? मुखालफिन ये तनकीद करते हैं। इस सवाल का जवाब नाज़रीन पूछते हैं। एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर साहब हमारे साथ हैं। बिलाल साहब, सवाल किया था मैंने कि आवाम का पैसा है, आवाम पे लग रहा है, तस्वीरें फिर भी हुकूमती शख्सियात की लग रही हैं। देखिए, जिसने डिज़ाइन किए सारे प्रोग्राम, जिनकी 24 घंटे की उसके ऊपर अपनी सुपरविज़न है, जो कि प्रायोरिटी बना के उनको फंड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर तो वो लोग भी आए जिन्होंने जाके सैलानी वालों के लंगर खानों के ऊपर भी अपनी तस्वीरें लगा ली, रोटी बांटते हुए तस्वीरें लगा ली। हम तो मल्टी बिलियन सेक्टोरल चेंजेस की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर अगर लोगों को बताया जाए कि आपकी सीएम आपके लिए ये काम कर रही, तो मेरा ख्याल उसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने आपसे जिस बात से आपने बात की कि आवाम का पैसा है, आवाम पे लगना चाहिए, ये बहुत एक छोटी कॉस्ट है। लोग इसको पता नहीं कितने बिलियंस की बताते हैं, किसी चैनल पे कुछ बताते हैं, बहुत एक छोटी सी कॉस्ट होती है। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर हम बसेस दे रहे हैं, वहाँ पर हमारे स्टॉप्स बन रहे हैं। अगर उस स्टॉप के ऊपर सारे स्टॉप बनने के बाद एक तस्वीर सीएम पंजाब की लग जाएगी, तो उसकी क्या कॉस्ट ऐड होगी? क्या कॉस्ट ऐड होगी? कुछ भी ऐड नहीं होता। फ्री में क्या ऐड होना है? अब अगर आप एक पैनल लगा रहे हो, उस पैनल की प्रिंटिंग हो रही है, ऊपर सीएम की तस्वीर लगी हुई है, तो उसकी सीएम की तस्वीर लगने से उसकी कॉस्ट तो नहीं बढ़ जाएगी ना। वो पैनल तो वैसे भी लगेगा, उसी कॉस्ट में होता है, कॉस्ट में शामिल होता है। और मैं ये अपनी लगवा लिया करें, आप भी वज़ीर ट्रांसपोर्ट। नहीं, मैंने तो आपको इससे पहले कॉस्ट तो है ही कोई नहीं, बल्कि मेरी भी कोई एक कार्ड लगा दें प्रोग्राम के साथ में आपको बताया। बिल्कुल, अभी आपसे बात करते मैंने आपको बताया कि देखें, होता ये है कि जिसका क्रेडिट हो उसको देना चाहिए। हम लोग एज वज़ीर ट्रांसपोर्ट, मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ, और हमारी पार्टी को इस टाइम पे पंजाब में लीड सीएम पंजाब कर रही हैं। सो शी इज़ द फेस ऑफ द कंपनी। सो हमेशा अगर आप प्राइवेट इदारों में भी देखेंगे तो जो सीईओ होता है हमेशा उसी की तस्वीर लगती है, बाकियों की नहीं लगती, और बाकियों को लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि अगर सीएम पंजाब कामयाब होंगी तो उनकी कामयाबी मुझे ऑटोमेटिकली कामयाब कर देगी। हर बंदे को अपनी पर्सनल ग्लोरी के लिए जाने की जरूरत नहीं होती। जो आपका लीडर हो, अगर वो कामयाब होगा, वो पॉपुलर होगा, तो उसकी पॉपुलैरिटी आपको भी अपने साथ पॉपुलर करा के कामयाब करा। और फिर आपने अच्छी जो बात बताई कि इस पे कोई कॉस्ट जो है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। ऐसी अफवाहें हैं। नहीं, अफवाहें तो नहीं है, लोग ज्यादा। अच्छा, मैं ये समझता हूँ क्योंकि अभी तक कोई सीएम पंजाब के खिलाफ बात तो कोई कर नहीं सके, कुछ चीज तो निकाल नहीं सके, तो तनकीद बराए तनकीद, चलो कुछ नहीं मिला तो इस पे बात कर लेते। मैं तो इसको इतना ही समझता हूँ, इससे ज्यादा मैं इसको नहीं समझता इस बात की अहमियत कोई। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक बाइक्स स्टूडेंट्स को भी आप दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक जो है उसकी एक खास स्पीड भी होती है कि आपने इतनी स्पीड में चलानी है। अब रोड्स पे गाड़ियों की स्पीड 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर जो है, ये 120 भी चल रही होती है, 110 भी चल रही होती है। कनाल रोड की अगर मैं बात करूं, क्या ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये वो रोड सेफ्टी मेजर्स के मुताबिक सेफ हैं कि एक इतनी आप एक रोड पे जो बाइक्स हैं वो दरमियान में भी आ जाती हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स, तो उनका कोई साइड पे कोई लैन या कुछ इस तरह का कोई सिस्टम, कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है या होनी चाहिए आपके ख्याल में? मैं ये समझता हूँ कि जो डिसिप्लिन का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली आ रहा है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 80-85% लोगों को आप हेलमेट पहने भी देखते हैं। बसंत आई तो हर बंदे ने अपने उसके आगे रॉड भी लगा लिया मोटरसाइकिल के आगे। ये फेज वाइज एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, बिहेवियर चेंज है जो कि हमने पाकिस्तान में लेकर आना है। पूरी दुनिया बाइक चलती है, चलो पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा चलती होगी, लेकिन वो अक्रॉस 3 लेन्स कटिंग नहीं कर रहे होते। और वो कटिंग, मैं ये नहीं समझता कि हम उनको कहें कि तुम कटिंग ना करो क्योंकि वो मोटरसाइकिल के ऊपर बंदा को बैठा हुआ है। उसकी वजह यह है कि उसकी जान कीमती है। बिल्कुल। गाड़ी वाले का अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होगा, उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। मोटरसाइकिलों के रोज़ जो एक्सीडेंट होते हैं वो उसके अंदर बहुत जानलेवा भी होते हैं और बहुत क्रिपलिंग भी होते हैं। तो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हमें आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह सेफ सिटी मुतहरक हो रही है, जिस तरह कैमरा के साथ चलानिंग हो रही है, हमें ये लेन की फॉलोइंग वाली बात तो लेके आनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने ई बाइक्स की बात की, ई बाइक्स बड़ी पावरफुल होती हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि उसमें कंबशन नहीं होनी होती, तो डायरेक्ट पावर मिलती है, बहुत स्पीड पे निकल, एक दफ़ा उसकी पिक बहुत स्पीड वाली है। लेकिन उसके साथ ई बाइक के अंदर ये एक ऑप्शन ज़रूर मौजूद है कि हम उसको 60 पे 65 के ऊपर ब्लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है।
कंप्यूटर कोड के साथ उसको ब्लॉक भी अभी तक किया नहीं गया, लेकिन उसको ब्लॉक भी किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा ये है कि ईवी बाइक जो है, आप अगर घर पे सोलर पैनल से उसको चार्ज कर रहे हैं तो वो चंद रुपए में आपकी चार्ज हो रही होती है। सो उसका एक बहुत मेजर एडवांटेज है। आपका जो डेली का खर्चे में एक बहुत मेजर खर्चा होता है वो फ्यूल का होता है, आप वो भी बचा सकते हैं। तो यही वजह है कि हम इसको बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रहे हैं। पिछले साल में हमने 20,000 बाइक्स की स्कीम की थी, जिसमें से फिर हमने एक्सटेंड किया तो तकरीबन 22,000 लोग हैं मोटरसाइकिलों की स्कीम में हमसे बाइक्स ले चुके हैं स्टूडेंट्स की। अब हमारा नेक्स्ट फेज़ के अंदर 35,000 की हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं, और उस इंशाल्लाह हमने अगले 2-3 साल में तकरीबन 1.5 से 2 लाख बाइक्स को हमने कन्वर्ट करना है फ्रॉम पेट्रोल टू ई बाइक्स। अच्छा, वो देखिए, एक जो हमारी एनवायरनमेंट का भी एक मसला बनता है, जो लाहौर में स्मॉग का मसला बनता है। स्मॉग में वो कहते हैं जी कि सबसे ज़्यादा जो सेगमेंट उसके अंदर हिस्सा डालता है वो ट्रांसपोर्ट डालता है। चूँकि हमारी ट्रांसपोर्ट के अंदर लाहौर में 85% सेगमेंट मोटरसाइकिल का है, तो उस स्मॉग के अंदर भी तकरीबन 72 या 73% जो है ना, वो मोटरसाइकिल के धुएं से ही वो माहौल में आलूदगी आ रही होती है। सो 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स का एक बहुत मेजर प्रोग्राम हम वर्ल्ड बैंक के साथ भी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्शन भी लोकल इंक्रीज करेंगे, और हम लोगों को इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो अपनी पुरानी बाइक बेच के ई बाइक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाए, और बड़ा एक मेजर चेंज होगा। पूरे चाइना ने भी इस तरह अपने आप को कोई ऐसी तजवीज़ भी हो सकती है कि लोग अपनी बाइक जो हैं वो दें हुकूमत को, और हुकूमत उनको व्हाटएवर जो भी आप करना चाहें करें, रिसाइकल करें या बेचें या जो भी, और उन्हें आप इलेक्ट्रिक बाइक दे दें? बिल्कुल, हम इसके ऊपर बायबैक के ऊपर हम वर्ल्ड बैंक के साथ ही काम कर रहे हैं। हमारा अभी तक उसके ऊपर चीज़ें तय नहीं हुई कि हमने किस फार्मूले के तहत, जैसे होता नहीं वो पुराना फोम का गद्दा दें, नया ले लें। बिल्कुल होता है पूरी दुनिया में, पुराना मोबाइल लें, नया ले लें, पूरी दुनिया में इस तरह तो आप इस तरह की बिल्कुल हम उसके ऊपर, असल में बात ये है कि इसके अंदर इतने मॉडल्स, इतनी चीजें, मेरा ख्याल है 80% लोग, सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, वो अपनी बाइक दे के इलेक्ट्रिक बाइक ले लेंगे। हमें भी यही उम्मीद है, क्योंकि अभी तक बड़े नंबर्स जो हैं ई बाइक्स के बड़े बहुत कम हैं। पूरे पंजाब में अगर आप रजिस्ट्रेशन पेट्रोल तो महंगा कर देता तो 100% ही हो जाने चाहिए। नहीं, पेट्रोल देखिए पूरी दुनिया महंगा हुआ, फिर भी पाकिस्तान ने तो इतना महंगा नहीं किया। दूसरा, हमने तो कोशिश की कि सप्लाई चेन हमारी बरकरार है, हमने पेट्रोल पंप पे लाइनें तो नहीं लगने दी। लेकिन फ्यूचर यही है, फ्यूचर यही है। देखिए, आपने इवेंचुअली इसकी तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ जाना ही जाना है। तो आप ये कहें कि जी हमने जबरदस्ती लेके जाना है या प्यार मोहब्बत से ट्रांजिशन करके जाना है, तो उसमें जाना तो है। तो हमारा बायबैक का प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं। पंजाब क्लीन एनर्जी प्रोग्राम हमारा चल रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ, और उसमें हमारा बिल्कुल यही प्लान है कि हम देखें, अभी हमारे पास पाकिस्तान में स्पेस बहुत है। अगर हम फिलहाल फेज वाइज बड़े शहरों में से आहिस्ता आहिस्ता बाइक्स को शिफ्ट करके और रिक्शाज को और चीज़ों को शिफ्ट करके यहाँ पर ई लाते जाएं और बाकी इनको बाकी ज़िलों में देते जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको स्टेप बाय स्टेप उसको हम प्रोसेस करें, तो हमारे लिए बड़ा इजी है। हमें ये भी नहीं करना पड़ेगा कि बाय बैक करके स्क्रैप करें, हम इनको रीशिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो इंशाल्लाह जब उसके खदोखाल डिसाइड हो जाएंगे तो आपसे शेयर करेंगे। वो बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम बन रहा है। बिलाल भाई, सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं आपकी, जो बसें हैं, ईवी बसें हैं और दीगर खवातीन के लिए स्पेशली क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं? सीसीटीवी कैम्स और दीगर क्या ऐसी सहूलियत है कि हमें ये श्योरिटी हो कि उन्हें हरासानी की शिकायत नहीं होगी? देखिए, हमने तो कोशिश ये की कि हम जितने को सिक्योरिटी मेजर्स में लगाए जा सकते हैं लेकर आए। हमने बस के इंटरनली बस के अंदर 3 कैमराज हैं जो कि कंपार्टमेंट्स को लाइव फीड हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि हमारा ग्रीन टाउन में उसमें आ रही होती है, प्लस हमारे लोकल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो कि हमारे ऑन ग्राउंड हर ज़िले मौजूद है, वहाँ पर आ रही होती है। हम उनको अब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं सेफ सिटी के साथ। अभी वो इंटीग्रेटेड नहीं है, लेकिन वो सेफ सिटी के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। 1-2 दफ़ा ऐसा ज़रूर हुआ है कि हमें कैमरा पे पता देखा गया कि जिस तरह कोई बदतमीजी हो रही है, तो हमने फ़ौरन पुलिस को रिपोर्ट किया, और पुलिस की मेहरबानी है कि वो अगले स्टॉप पहुंचने से पहले वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर उसका मसले को हल किया। दूसरा, अभी हम पैनिक बटन्स जो हैं, जो सीएम पंजाब के 15 पैनिक बटन्स आपने शहर में लगे देखते हैं, उनको इंटीग्रेट करके सेफ सिटी के साथ हम अपनी बसों में लगाने के लिए जा रहे हैं। वो भी मेरा ख्याल है चंद माह के अंदर हर बस के अंदर वो पैनिक बटन भी आ जाएगा। सो हमारी कोशिश हतुल इम्कान यही है कि ये जिस तरह के अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये ना हो। ह्यूमन एलिमेंट हर चीज़ में जो है वो ज़रूर देखना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर असरअंदाज होता है इन सारे सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर। लेकिन ये जो हमारे कैमराज हैं, ये ऐसे नहीं है कि इसको 24 घंटे किसी ने बैठ के देखना है। हमने इसको एआई के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, ताकि कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी जो हो, अगर इंसानी आंख से बच भी गई है तो वो रेड फ्लैग हो जाती है फ़ौरन हमारे पास।
अच्छा, उसके अलावा वैसे ओवरऑल बसेस की सिक्योरिटी के लिए हमारे कैमरास बस के अंदर लगे हुए हैं, जो कि ड्राइवर के ऊपर भी एक कैमरा फिट है, ताकि पता लगता रहे कि वो किस कंडीशन में, उसको नींद तो नहीं आ रही या वो कोई रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहा। और इसकी मॉनिटरिंग हो रही है? उसकी ऑटोमेटिकली एआई के साथ मॉनिटरिंग हो रही है। हमारा स्टाफ जरूर मौजूद है, बड़ा मिनिमल स्टाफ के साथ हम उसकी जो रिपोर्ट्स बन रही होती हैं उसको हम जनरेट करके देख रहे होते हैं। हमारी बसेस के जो ब्रेक पैडल्स हैं कि उसके ऊपर हमने कैमरा फिट कराया हुआ है, ताकि अगर अब्रप्ट ब्रेकिंग, बार बार देखिए बिहेवियर होता है ना, एक तो चलो इमरजेंसी ब्रेक होगी तो समझ आ गई, एक होता है बार बार बंदा ब्रेकिंग जोर से लगा रहा हो, हम वो भी रीड कर रहे होते हैं कि ये बस कितनी दफ़ा इसने ओवर स्पीडिंग की है दिन में, किन दफ़ा इसने अब्रप्ट ब्रेकिंग की है, ताकि हम उसका बिहेवियर देख के हम ड्राइवर को भी और कंपनी को भी बताएं कि यार दिस इज नॉट, ये सही नहीं है, इसके ऊपर आप काम करें, अपने बंदे का बिहेवियर चेंज करें इसके अंदर। तो जितनी हम अभी तक सोच सकें चीज़ें वो हम ज़रूर कर रहे हैं, बट वी आर ऑलवेज ओपन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हमारे पास लोग ऐसे भी आते हैं जो कि आके हमें मुख्तलिफ मशवरे देते हैं, तो हम वो भी इंटीग्रेट करते हैं साथ साथ मामला में। एक वाकया हुआ है, एक खातून को एक सरकारी बस के कंडक्टर ने उससे बदतहजीबी की है, मार पिटाई भी की है, उसको मुअत्तल कर दिया गया, मेरे ख्याल है नौकरी से निकाल दिया गया। क्या तहकीकात आपने की? ये अफसोसनाक वाकया कैसे हो गया? ये भी लोगों ने कहा कि जी बच्ची ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन अगर ज़हनी तौर पर ठीक नहीं भी है फिर भी ऐसा, तब भी ये सलूक करना बनता नहीं था। उसको आप बस से अगर नहीं वो हो रहा तो आप उसको बस से उतारे और आप बस लेके चले जाएं। लेकिन मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, हम हर 2-3 महीने के बाद जो हमारी ये सर्विस कंपनीज़ हैं जो कि हमारी बसें चलाती हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि ये अपने स्टाफ की ट्रेनिंग सेशंस करें। लाहौर वाले भी करते हैं, बाकी ज़िलों वाले भी करते हैं, और उसमें उनको यही बताया जाता है कि इखलाक के साथ अच्छे तरीके से कैसे आपने इन लोगों के साथ डील करना है। ये वाक़या हो गया, वाक़ये के बाद हमने अपना जो हमारे एचआर इंचार्ज थे हमने उनको वहाँ पर भेजा, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, इसको मुअत्तल भी किया, इसको अरेस्ट भी करवाया। जिस कंपनी ने के साथ ये लड़का काम कर रहा था उस कंपनी वालों को हमने वार्निंग इशू की। उसके बाद हमने उनको वार्निंग ये इशू की कि जी हमें आपकी जो ट्रेनिंग सेशंस है हमें उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और अपने स्टाफ को दोबारा से आप ट्रेन करें। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं जो हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन बीच में होता है उसमें इस तरह कोई अनफॉर्चुनेट वाक़या हो जाता है। ये एक पहले भी हमारे पास हुआ था, आज से 4 महीने पहले, उसको भी हमने बड़ा स्ट्रिक्टली देखा था। उम्मीद तो है कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को वहाँ पर लेंगे जहाँ पर लोग अपने गुस्से पे काबू पाना सीख मेंटल जाएंगे। डेवलपमेंट के लिए भी कुछ आपने इस तरह के वाकयात के बाद सोचा है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए ड्राइवर की या कंडक्टर की? कोई हुकूमती सतह पर भी कोई ऐसी? हुकूमती सतह पे तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे हम उनको ज़रूर हमने कहा है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कि आप बिल्कुल ये इनकी आप प्रॉपर तौर पे ट्रेनिंग करवाएं। आप चेक कैसे रखेंगे उनकी? हमारे पास उनकी सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। देखिए हमारा बड़े क्लोज इंटरेक्शन होता है जो कंपनीज हमारे साथ बसेस रन कर रही हैं, क्योंकि हमने साथ साथ चेक एंड बैलेंस रखना होता है। हम तो देख रहे होते हैं एसी चल रहा है, एसी का टेम्परेचर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई टायर तो खराब तो नहीं चला रहे, एक बस ड्राइवर भी कई 100 लोगों की जिंदगियों का एक जिम्मेदार है। जिस तरह एक जो पायलट है, जब वो अब हम देखते हैं कि उनकी बाकायदा एक उन पर नजर रखी जाती है, उनके मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि उसके साथ कई जानें वाबस्ते हैं। तो एक बस ड्राइवर भी मेरा ख्याल है उससे कम इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई 100 जिंदगियां जो हैं उसके साथ सिर्फ बस के अंदर नहीं बल्कि रोड पे आगे चलने वाली जो कई 100 जिंदगियां रोड के ऊपर, उनका भी जिम्मेदार वो होता है। बिल्कुल, इनके जो हमारी SOPs हैं उसके अंदर इनके मेडिकल टेस्ट शामिल हैं, इनके ड्रग टेस्ट शामिल हैं। तो हम कोशिश तो करते हैं कि हम हर तरह की एक बार स्क्रूटनी करें, और जो हमारे ऑपरेटिंग पार्टनर्स हैं उन मैं समझता हूँ कि दे आर वंडरफुल, वो पूरा कोऑपरेट करते हैं और हमारे साथ अपने सारे जो टेस्टिंग उनकी हो रही होती है वो शेयर करते हैं। लेकिन अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ना, उसके ऊपर ज़रूर लोगों को मेंटली तौर पे स्ट्रांग करने की ज़रूरत है कि अगर कोई बात हो भी जाए तो बर्दाश्त कैसे करनी है और चीज़ों को लेट गो करके हमने मामला किस तरह चलाना है। वक्त हमारे पास काम में, आखिर में आपने भी एक जिक्र किया था फैसलाबाद और दीगर शहरों में जो आप बस ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, और दूसरा जो आप EV बसों की जो प्रोडक्शन है वो पंजाब में करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इसकी आप थोड़ी सी डिटेल ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताएं, ताकि उन्हें पता चले कि हुकूमत जो है वो किस तरह मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है। देखिए, गुजरावाला में हमारा 31 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से हमारे 26 स्टेशन बने हैं। उसमें से इस टाइम हमारे 11 स्टेशन के ऊपर काम चल रहा है। अंडरग्राउंड स्टेशन हैं, मिनिमल आपको नज़र आएगा, ऊपर बहुत हैवी स्ट्रक्चर्स रोड के ऊपर नज़र नहीं आएंगे। नीचे अंडरग्राउंड स्टेशन हैं सारे, ऊपर छोटे स्टॉप्स बने हुए हैं जिसके ऊपर लोग नीचे से टनल्स में से भी आके उसमें सफ़र करेंगे।
इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि बाय दिसंबर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, टाइमली कंप्लीट करेंगे। और ये पाकिस्तान का सस्ता तरीन मेट्रो का प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, अगर आप डॉलर टर्म्स के अंदर बात करेंगे। कितने क्या लागत अंदाज़ा? देखिए, जब हमारी लाहौर की मेट्रो बनी थी ना, वो तकरीबन 3 बिलियन 2.5 बिलियन पर किलोमीटर बनी थी। हम तकरीबन 1.5 बिलियन पर किलोमीटर के ऊपर काम कर रहे हैं इस टाइम पे। तो ये तकरीबन 40 बिलियन की कंस्ट्रक्शन है और तकरीबन 20 बिलियन के अंदर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी जो बसें चलनी है, ARTs चलनी है, वो सारा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। और फिर 85 बसेस हम साथ फीडर रूट्स देंगे गुजरांवाला को, जिसके साथ गुजरांवाला का हर कोना इंशाल्लाह हम कवर कर देंगे। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेट्रो सिस्टम होगा, इतना इंटीग्रेटेड, जो कि पूरे शहर को सेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट करेगा। फैसलाबाद पर काम चल रहा है, फैसलाबाद बिल्कुल अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है और हमें उम्मीद है कि 1.5 साल में हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और वो भी हमारा एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनको इस तरह के ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर इतनी इंडस्ट्री है, इतने वर्कर्स हैं जो कि इससे फ़ायदा उठाएंगे। मेन जो बात आपने पूछी वो ये थी कि EV प्रोडक्शन। हमारी जो ये ऑर्डर हमने प्लेस किया था 1100 बसेस का, उसके अंदर हमारे जो पार्टनर्स हैं इसके अंदर, जो हम बसेस ला के दे रहे हैं, HIT वाले, उन्होंने अपना प्लांट लगाना शुरू कर दिया हुआ है और टेक्सला के अंदर। और हमें उम्मीद है कि जब हम अगला अपना ऑर्डर उनको प्लेस करेंगे तो वो टोटल पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड EV बसेस पहली दफ़ा आपको सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए आपको वहाँ से बनती नज़र आएंगी और चलती नज़र आएंगी। ये एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन है। ये एक, देखिए, अभी तक जो हम देखते हैं ना, कुछ EV गाड़ियाँ भी आ गई हैं, हम बसें लेके आए हैं, कुछ EV गाड़ियाँ भी चल रही हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं। हमारे पास अभी तक कोई ट्रेंड ऐसा लोग नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर हम लोगों को उसके ऊपर ट्रेनिंग दे सकें। तो जब हमारी अपनी EV की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है फिर हम साथ बैटरी प्रोडक्शन भी खुद करेंगे, साथ हम लोगों की ट्रेनिंग भी उसके ऊपर करेंगे। हज़ारों लोग एक नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, उसके ऊपर ट्रेनिंग लेके पूरी दुनिया में जाकर अपने लिए नए मौके भी ढूंढने। पेट्रोल पे डिपेंडेंसी जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हमारी अपनी प्रोडक्शन नहीं है। यहाँ पर हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, हमारा सबसे मेजर जो है इंपोर्ट वो हमारा पेट्रोल डीजल का है। तो उससे डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म होनी शुरू होगी। अगर डीजल पे बसें चल रही होती जो कि CM पंजाब लेकर आई थी, तो हमारे नामुमकिन हो जाता उनको फ्री करना, क्योंकि पहले ही कॉस्ट ह्यूज थी और ह्यूज कॉस्ट साथ ले जाते, तो हम कैसे इसको करते। लेकिन जब ये सारी EV के ऊपर आ जाएंगी, प्लस हमारा बार बार एक मीडिया में उठाया जाता है कि जी कैपेसिटी पेमेंट, तो अगर कैपेसिटी पेमेंट का इशू है भी तो इंशाल्लाह फिक्र ना करें, बसों से पूरी करके वो भी पूरी पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब हमें वक्त देने का। नाज़रीन, आज मेहमान खास में हमने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर साहब के साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। उनका जो सियासी सफ़र है वो भी उनसे पूछा, वजारत मिली, क्या तासुरात थे, उस पर भी उन्होंने बड़ी दिल की बातें हमारे साथ की। पंजाब में क्या ट्रांसपोर्ट के मंसूबे इस वक्त जारी हैं, उस हवाले से बड़ी तफसीली बात हुई। सबसे खुशाइंद बात यह है कि जो EV बसें हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो पंजाब में शुरू होने जा रही है, उसका जो प्लांट है वो भी लग चुका है। वकास गौरी को इजाज़त दीजिए, आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।